जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यदि नहीं पता है, पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो आप ये जान लीजिए, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, वो भी सभी सब्जेक्ट की, सभी सेमेस्टर की। एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर यानी 3 साल आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, ठीक है। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास है एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। आपके पेपर की बात करें दोस्तों तो अर्ली सिविलाइजेशन, ठीक है, एक सेकेंड, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यता, ठीक है। ये आपका प्राचीन इतिहास में पेपर क्वेश्चन पेपर का नाम है। जब आपको कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलेगा या फिर प्रवेश पत्र, ठीक है, दोनों एक ही होता है, तो उस पेपर में, उस प्रवेश पत्र में आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है और उसके सामने लिखा रहेगा कि इसका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। चले, ये मॉडल पेपर 2 है, क्लास 2 है। आपने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो पहला लिंक प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। यदि आपका लिखित एग्जाम है तो क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया तो आप लोग लिखित एग्जाम वाला देख लेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको मॉडल पेपर दिया है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर 2 क्लास 2 है, आपके 8 यूनिट है, आपको 8 मॉडल पेपर दिया जाएगा और आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, तो उससे पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करूं तो इनका पेपर कोड है प्राचीन इतिहास का AAC 101। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर कोड है AAC 101। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चले, आज के इस क्लास में टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ कवर करेंगे। जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े उनको पता होगा कि ये जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये 60 नहीं होते हैं, लगभग आपके 100, 110, 120, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैं की पॉइंट, आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ। नोट्स के माध्यम से आपके कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न एक ही नोट्स में होते हैं, ठीक है। चलें, देखें, जो जैसे आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, दो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ये दो विश्वविद्यालय ये हमेशा तो लिखित एग्जाम कराते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और इस बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज भी आपका लिखित एग्जाम कराएंगे और सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का। तो जिनका लिखित एग्जाम है वो क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेंगे, मैंने सॉल्व कराया, ठीक है, प्रश्न भी बताया है और उसके साथ उत्तर भी बताया, तो आप लोग जरूर देख लेंगे। चले, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया प्राचीन इतिहास का, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म आपका हुआ था, कब हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ, वैशाली में, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में या कपिलवस्तु में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। कभी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बुद्ध का जन्म पूछता है कि बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। चलें, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैंने की पॉइंट दिया है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर की पॉइंट मैंने लिखा है, देखें, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। यह भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक, इसे यानी जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीन पिटारी। इसे 3 भागों में बांटा गया है जिन्हें पिटक कहा जाता है। ये 3 पिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चलें, आपके एग्जाम में पूछता है अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, विनय पिटक बौद्ध धर्म से, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न साथियों, भारतीय
प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी मुंडक उपनिषद क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। भारतीय प्रतीक पर अंकित सत्यमेव जयते जो शब्द है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है सर जी मुंडक उपनिषद का? सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। जो मुंडक उपनिषद है साथियों देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जो मुंडक उपनिषद है हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में से 5वें क्रमांक पर आता है। यह एक काव्य छंद शैली का उपनिषद है जिसमें 64 छंद हैं जो मंत्र के रूप में लिखे गए हैं। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया, प्रारंभिक गणतंत्र से कौन सम्मिलित नहीं था? शाक्य, यौधेय, लिच्छवी या इनमें से सभी? तो जो लिच्छवी है साथियों ये प्रारंभिक गणतंत्र से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 4 का। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो चंपा है ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया साथियों, कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो जो कलिंग का राजा खारवेल था साथियों यह हमेशा ये मतलब ये चेदी या फिर महामेघवाहन वंश से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में या तो महामेघवाहन वंश लिख करके देगा या फिर चेदी वंश देगा, ठीक है। जो कलिंग के राजा खारवेल थे ये चेदी या फिर महामेघवान वंश से संबंधित थे, ठीक है। चले 7वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का या फिर संगीत का? तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया साथियों, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है ऋग्वेद में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, कौन सा वेद जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? कौन से वेद में बताइए? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद? किस वेद में जादू चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं? तो अथर्ववेद में जादू चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो देखिए साथियों इनमें से आपका जो यहाँ दिया गया है, देखिए आयुर्वेद, गंधर्व वेद और आपका शिल्प वेद, ठीक है। गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आयुर्वेद ये आपके उपवेद हैं, लेकिन आपका यजुर्वेद जो है उपवेद नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपके 5 उपवेद हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है उपवेद कितने हैं? उपवेद 5 हैं। कौन कौन से हैं? आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद, अच्छा मैंने सही पढ़ा था, ठीक है। गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है और अथर्ववेद है। 5 उपवेदों के नाम है, लेकिन जो यजुर्वेद है इसकी गणना उपवेदों के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, वेदों को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? तो बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, बताइए। बिल्कुल ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया साथियों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसे जय संहिता कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जो आपके वाण भट्ट हैं इन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव जो महाकाव्य है इसको लिखने वाले जो कवि हैं कालिदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास जी ने। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, 10 कुमार रचितम के रचनाकार थे,
यानी जो 10 कुमार रचितम है, इसको लिखने वाले कौन थे? तो दंडी थे, दंडी महाराज। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? यानी जो पृथ्वीराज रचना है, इसके लेखक कौन है? जयानक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। चले आगे बढ़ते हैं, आपको मैं इसमें की पॉइंट पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका की पॉइंट दिया गया है, पृथ्वीराज विजय की रचना कश्मीरी कवि और इतिहासकार जयानक ने की थी। जयानक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। माना जाता है कि उन्होंने यह संस्कृत महाकाव्य 1191 से 1192 ईस्वी के आसपास लिखा था। ठीक है, पृथ्वीराज विजय को कब लिखा गया था? 1191-92 के आसपास में लिखा गया था। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में बताया गया है और इसमें तराइन के पहले युद्ध में उनकी जीत का जिक्र है। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है? राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम है साथियों अचिरावती। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब अचिरावती का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो राप्ती नदी का प्राचीन नाम अचिरावती था। अचिरावती शब्द का मतलब है जो बहुत समय तक न रहे। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो ऋग्वेद में किस नदी को भैया? तो सरस्वती नदी को। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का उल्लेख मिलता है तो सरस्वती नदी का मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें जो पुरालेख है, यह शब्द जो है पुरालेख शब्द, यह शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या इपिग्राफी कहते हैं। पुरालेख शास्त्र पुरातत्व की एक शाखा है। शिलालेखों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरालेख वेत्ता कहते हैं। ठीक है, चलें 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1863 में भारत में पहले पूरा पाषाण पत्थर की खोज किसने की थी? सॉरी, जो 1863 था दोस्तों, इसमें भारत में पूरा पाषाण पत्थर की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पूरा पाषाण पत्थर की खोज किसने की थी भारत में? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कब की थी? 1863 में। अब यहाँ मैं की पॉइंट पढ़ाऊँगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। भारत में सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन पत्थर की खोज साल 1863 में अंग्रेज भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। 30 मई 1863 को चेन्नई के पास पल्लवरम छावनी के परेड ग्राउंड पर उन्होंने एक हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, यह कुल्हाड़ी क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बनी थी। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली है या फिर बनवाली है? बिल्कुल हाँ, ठीक है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। जिला भी पूछ सकता है कि बनावली किस जिले में स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद में। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, बनावली क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक पुरातात्विक स्थल है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोथल है साथियों, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान देंगे, यहाँ लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, भोगवा नदी साबरमती नदी की सहायक नदी है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, भोगवा नदी की सहायक नदी कौन है? साबरमती नदी। लोथल गुजरात के आधुनिक राज्य में खंभात की खाड़ी में स्थित था। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर और सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था।
प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग की थी। इस सभ्यता में तांबे और कांस्य से जुड़े धातुकर्म में काफ़ी प्रगति हुई थी, लेकिन लोहे में नहीं। लोहे की खोज कब हुई थी? वैदिक काल में। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया साथियों, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो जो हड़प्पा संस्कृति थी ये व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका प्रश्न नंबर 27 का। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ए ऑप्शन राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की, फाहियान की, हेनसांग की या पतंजलि की? बताइए, इंडिका किसकी रचना? बिल्कुल मेगास्थनीज की रचना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, मगध जनपद की राजधानी थी चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या उज्जैन? देखिए, जो मगध जनपद की राजधानी थी साथियों, ये पहले राजगृह में थी। ठीक है, कहाँ थी? पहले राजगृह में थी, बाद में आपकी पाटलिपुत्र में हुई है। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है एग्जाम वाले कि ये पाटलिपुत्र ना दे करके राजगृह दे देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी पाटलिपुत्र पढ़ाए थे, आ गया राजगृह, अब क्या करें? तो हालांकि ये पता नहीं होता है, किसी किसी बच्चे को पता होता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा, इसमें आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मगध राजधानी थी पहले राजगिरी थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपके ऑप्शन में दिया क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों दिया है तो आपका राजगिरी पहले लगेगा। ठीक है, अगर दोनों दे दिया ऑप्शन में, क्या करेंगे, राजगिरी हमारा फर्स्ट रहेगा। ठीक है, चलें। 31 नंबर प्रश्न है, गौड़वाहों के रचयिता थे? तो गौड़वाहों के रचयिता वाक्यपति थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया, 32 नंबर, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक जी ने कराया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे आप लोग, सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो भगवान गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो जो सारनाथ का स्तंभ है यह प्रगति को इंगित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, सारनाथ स्तंभ के चक्र का अर्थ है प्रगति। सारनाथ स्तंभ पर बने चक्र को धर्म चक्र या विधि चक्र कहते हैं। इस चक्र में 24 अरो या तीलियों का मतलब है जीवन क्या है, गतिशील है, और रुकने का मतलब है मौत। चले, ठीक है, आप लोगों ने तिरंगे झंडे में देखा है। ठीक है, 24 तीलियां होती हैं, उसका मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया। जिनको नहीं पता है प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। चले, प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? तो जो पावापुरी है इनमें से गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। अब प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, 37 क्या है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल निर्मित था? तो लकड़ियों से निर्मित था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, किसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो कुषाण राजा जो थे ये सबसे पहले इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। अब यहाँ पर की पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। भारत में सोने के सिक्कों को सबसे पहले कुषाण वंश ने जारी किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसेस थे और
बीमा कैडफिसेस ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों पर भगवान शिव और उनके बैल नंदी की तस्वीर बनी थी। कुषाणों ने कई तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। ये सिक्के उत्तर भारत में ज़्यादातर हिस्सों में बिहार तक पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 39 आपका इसमें पूछा गया है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, यानी जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं थी उसको कहा जाता था, तो उसे दिनार कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अब आपके एग्जाम में पूछता है साथियों, ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रूपक कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, इसमें किस पंथ के अनुयायी समैया कहलाएं, तो जो इसमें आपके दिए गए हैं जो दिगंबर थे, ठीक है, जो दिगंबर थे इनको समैया कहा जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन था, तो देखें ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार माना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बीसी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 इसमें पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 आपका इसमें पूछा गया है, जैन तीर्थकार ऋषभदेव व अरिष्टनेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो यह मिलता है आपके ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हिंदू धर्म का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 देखें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शासक जैन मत से प्रभावित नहीं था। घनानंद, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार या हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे यह बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। ठीक है, किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। ये जैन धर्म से प्रभावित नहीं थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, निम्न में से त्रिरत्न, यहाँ त्रिरत्न रहेगा, टाइपिंग में गलती हुई है। ठीक है, त्रिरत्न में शामिल नहीं है कौन सा, तो देखिए जो सम्यक दृष्टि है यह आपका त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है, ये आपके त्रिरत्न में शामिल है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में आपके त्रिरत्न पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। प्रश्न नंबर 47 आपका, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो जैन साहित्य है इसे आगम, ग्रंथ और शास्त्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, नास्तिक दर्शन नहीं है, तो इसमें जो आपका वेदांत दर्शन है ये नास्तिक दर्शन नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 है, जैन धर्म के पंथ हैं, जैन धर्म के दो पंथ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब दो पंथ कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे आप लोग। देखें जैन धर्म के दो पंथ हैं, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। जो दिगंबर थे इस पंथ के लोग नग्न रहते थे, यानी नंगे रहते थे, और उनके मंदिरों की मूर्तियाँ भी नंगी होती थीं। लेकिन जो श्वेतांबर थे इस पंथ के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और उनके मंदिरों की मूर्तियों को सफ़ेद वस्त्रों से सजाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, संथारा प्रथा प्रचलित है कहाँ, तो श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा दोनों में संथारा प्रथा प्रचलित थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 है 51 नंबर, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो माउंट आबू में। ठीक है, जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू में है। ये मंदिर अरावली पर्वत पर बने हैं। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रश्न नंबर 52 है, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या बिहार में, तो बिहार में हुआ था भैया महावीर स्वामी का जन्म। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 53 आपका पूछा गया है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है, राजस्थान में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है 54 नंबर, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तीर्थकर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो तीर्थकर शब्द है यह जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं यह दर्शन पर स्थित हैं। ठीक है, दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वतर जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, श्वेताश्वतर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा। इस उपनिषद का नाम संस्कृत के शब्द श्वेताश्व से लिया गया है या फिर बना है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद घोड़ा या सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। प्रश्न नंबर 58 नंबर पूछा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। ये जो कथन है ये किसका है? महाकाव्यों का कथन है, उपनिषद का या फिर पुराणों का या फिर किसी का भी नहीं। तो जो उपनिषद है ये उपनिषदों का कथन है। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, बी ऑप्शन आपका राइट है। ज्योतिर्गमय है। ठीक है, टाइपिंग में भी गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। देखें, तमसोमा ज्योतिर्गमय एक संस्कृत श्लोक है जो मूल रूप से बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। इस श्लोक का मतलब होता है कि हमें अज्ञानता और अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान और प्रकाश की दिशा में बढ़ना चाहिए। यह श्लोक जीवन में ज्ञान और उद्दीपन की महत्ता को सार्थक बनाता है। प्रश्न नंबर 59 है आपका, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। भारतीय संस्कृति में हमारे ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, देखें भारतीय संस्कृति में ऋत का अर्थ कई होता है। मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में दूसरा दे दिया तब क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर आप एक ही बताए थे। जितने हैं मैं सभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संस्कृति में ऋत का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था, प्राकृतिक नियम, सृष्टि का मूल, शाश्वत प्रवर्तमान सत्य। ठीक है, अगला है आपका ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला कानून, सार्वभौमिक कानून, ब्रह्मांडी व्यवस्था और सत्य। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल खोदे गए हैं? तो कुल 40 स्थल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व यानी भारत में, भारत की स्वतंत्रता से पहले सिंधु सभ्यता के कुल 40 स्थल खोदे गए थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, सिंधु सभ्यता यानी जो भारत की स्वतंत्रता से पहले 40 खोदे गए थे, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए हैं ये भी तो पूछ सकता है। बिल्कुल पूछेगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग, देखें आज़ादी के बाद यानी भारत की आज़ादी के बाद भारत में इस सभ्यता से जुड़े 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से 925 स्थल भारत में हैं और 475 पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे इस तरह से शेयर बटन बनाएं, शेयर जरूर करेंगे, एक लाइक करके जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं मॉडल पेपर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।